था। एक पहले पार्ट को मैंने डिस्कस किया था जिसको मैंने बोला था सर ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के बाद हमने इंग्लिश के एक दूसरे पार्ट में बांटा था इसको, तो दूसरा पार्ट निकल कर आया था सर मिडिल इंग्लिश। और मिडिल इंग्लिश के बाद हमने देखा था कि कैसे मॉडर्न इंग्लिश की शुरुआत होती है। तो 3 एरा में इसको डिवाइड किया गया, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और फिर सबसे लास्ट में निकल कर आता है सर हमारे पास मॉडर्न इंग्लिश। तो मिडिल इंग्लिश में हमने यह बात डिस्कस किया था, जब अंग्रेजी की शुरुआत हो जाती है तो इसकी 2 सिग्निफिकेंट था। एक था सर प्रिंटिंग प्रेस, और प्रिंटिंग प्रेस के वजह से लोग लिखना सीख चुके थे और उनकी जो भी राइटिंग थे या फिर जो भी राइटिंग स्किल था उसको पेपर और पेन पे उतारा जाने लगा था। और पेपर पेन पे जब उतारा जाने लगा तो वो आपने देखा था कि वह किस तरीके से बेसिकली वह पूरे के पूरे वर्ल्ड में फेमस होने लगा था। और वर्ल्ड में फेमस होने के बाद हमको पता यह चला सर कि मिडिल इंग्लिश को हम इंग्लिश के सबसे बड़े अर्थात गोल्डन एरा के नाम से जानते हैं। तो इंग्लिश को, मिडिल इंग्लिश को हमने गोल्डन एरा कह के पुकारा था, गोल्डन एरा ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। और इसी में आपको पता चला था कि सर मिडिल इंग्लिश की जब शुरुआत होती है, जिसका एज बताया गया था सर 1150 एडी से लेकर हमारे पास निकल कर आया था सर 1500 एडी तक। और इसी में कुछ ऐसे राइटर्स निकल कर आते हैं जिन्होंने यह चीज़ बताया कि अंग्रेजी को यदि हम फेमस करना चाहते हैं तो सर हमें कुछ न कुछ लिखना पड़ेगा। और लिखने की शुरुआत होती है सर मिडिल इंग्लिश में, जिसको हमने बताया था इंग्लिश लिटरेचर। और यही इंग्लिश लिटरेचर था जो सर, और इंग्लिश लिटरेचर में हमने देखा था कि अंग्रेजी के लिटरेचर के पार्ट को कैसे डिस्कस करना है। और उसमें यह चीज़ भी बताया गया था सर, जरा इसको थोड़ा सा हम कवर अप कर ले, तो इसमें यह चीज़ देखा गया था आपको, इसमें यह चीज आपको बताया गया सर कि अंग्रेजी की शुरुआत कैसे हुई। अब आ जाते हैं सर, हमने इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करना है आज की क्लास में। और इंग्लिश का जो भी लिटरेचर हमारे पास जो टीचर्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं बीपीएससी 2.0 में, जैसा कि पूछा जाएगा सर, तो उसको हमने देखना है। तो सर ने डिस्कस किया था सर कुछ पोएट्री के सेक्शंस को। तो जैसे कि ये हमारे सामने निकल कर आता है सर पोएट्री। पोएट्री में बेसिकली सर ने बोला था कि सर इसमें हमको डिस्कस करना होता है पोएम्स को। और कोई कोई पोएम सर बहुत ज़्यादा स्मॉल पोएम होता है और कोई कोई हमारे सामने बिग पोएम होगा। तो अभी हम सबसे छोटे छोटे पोएम्स को उठाए हैं, और वैसे में सबसे छोटे छोटे पोएम को उठाया गया है, और छोटे छोटे पोएम को कैसे 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में हम लोग बेसिकली 2 ही पोएम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पोएम हमारे सामने, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो चैप्टर का नाम बताया गया है द सन राइजिंग। पहला चैप्टर निकल कर आता है द सन राइजिंग। द सन राइजिंग की अगर हम बात करें तो इनके जो हमारे सामने पोएट निकल कर आते हैं सर, इंग्लिश के लिटरेचर में इन्हें हम पोएट बोलेंगे, न कि राइटर। यदि आप इन्हें राइटर बोले तो उन्हें गलत माना जाएगा। गलत इसलिए माना जाएगा सर, जो बेसिकली पोएम को लिखता है, और जो पोएम को लिखता है उसको इंग्लिश लिटरेचर में बेसिकली हम पोएट के नाम से जानते हैं। जॉन डॉन साहब के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहें तो जॉन डॉन को बेसिकली हम मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जानते हैं। मेटाफिजिकल पोएट, मेटाफिजिकल पोएट, यह मेटाफिजिकल पोएट हुए, मेटाफिजिकल पोएट। और मेटाफिजिकल पोएट तो हुए ही, साथ ही साथ अगर हम इनके जन्म की बात करें तो जॉन डॉन साहब का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में साहब का जन्म हुआ था, और इंग्लैंड में जन्म हुआ था, और यह एक ऐसे व्यक्ति हुए, बेसिकली यह क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते थे। जरा ध्यान से सुनेंगे सर, क्रिश्चियन फैमिली से यह बिलोंग करते थे। क्रिश्चियन फैमिली से यह बिलोंग करते थे, तो इन्हें बेसिकली जॉन डॉन साहब को जब यह पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान, जिस दौरान यह अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस दौरान बताया यह जाता है कि भाई साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यह पढ़ रहे थे।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यह पढ़ रहे थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते वक्त विदाउट डिग्री, इन्हें डिग्री भी नहीं दिया गया, विदाउट डिग्री इन्हें उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया, अर्थात दरकिनार कर दिया जाता है। बेचारे जॉन डॉन साहब, जिन्हें हम मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जान रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते दौरान उनकी जो रिलीजन थी वह क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग किया करते थे। इस वजह से उस दौरान, जिस दौरान की यह बात हो रही है सर, उस दौरान जॉन डॉन अर्थात क्रिश्चियन फैमिली के किसी भी मेंबर्स को अलाउ नहीं था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको निकाल दिया गया। अब बेचारे करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। तो जॉन डॉन साहब अब वहां से दरकिनार होते हैं, बिना डिग्री के, विदाउट डिग्री के उनको बाहर कर दिया जाता है। बिना डिग्री के बाहर निकल जाते हैं। तो यह बाहर निकलते हैं तो आते हैं लॉ एंड थियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं। लॉ और थियोलॉजी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जॉन डॉन स्टडीड लॉ एंड डैश, तो अगर लॉ दे तो थियोलॉजी आंसर करें, थियोलॉजी दे तो लॉ आंसर आप करें। तो आपको याद यह रखना है कि सर जॉन डॉन साहब लॉ और थियोलॉजी की पढ़ाई किए थे, और लॉ और थियोलॉजी की पढ़ाई किए थे। लॉ का मतलब होता है नियम और कानून, थियोलॉजी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र और कानून की पढ़ाई किए थे, और इसके बाद वह अपने, उनको एक व्यक्ति थे जिन्हें पेट्रॉन्स के नाम से हम जानेंगे, उन्हें आश्रय दिया था, पेट्रॉन्स। तो यह क्या किए भाई साहब, जो व्यक्ति उन्हें आश्रय दिया तो उन्हीं के पेट्रॉन्स नाइस, नाइस का मतलब होता है भतीजी, से सेक्रेटली रूप से शादी कर लेते हैं, और सेक्रेटली रूप से शादी कर लेने के बाद उन्हें जाना पड़ता है जेल। अब जब जेल चले जाते हैं तो आपको से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वाई डिड जॉन डॉन सेंड टू प्रिजन, जेल में क्यों भेजा गया, तो आंसर होगा बिकॉज ही सेक्रेटली मैरिड हिज पेट्रॉन्स नाइस। उन्होंने अपने भतीजी से, पेट्रॉन्स बोले तो आश्रयदाता की भतीजी से सेक्रेटली रूप से शादी कर चुके थे, शादी कर लिए थे अपनी वहीं उनके भतीजी से, इस वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। जेल जाते हैं तो लोगों ऐसा कहा जाता है कि जेल जाने के बाद बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है, तो इनके जीवन में भी परिवर्तन आया। इनके जीवन में परिवर्तन क्या आया सर, तो इनके जीवन में परिवर्तन यह आया कि यह पढ़ाई किए थे सर लॉ का, थियोलॉजी का, भगवान में विश्वास रखते थे, ईश्वर अल्लाह को मानते थे, भगवान को मानते थे। तो सर थियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, थियोलॉजी की पढ़ाई करने के बाद आपके मेटाफिजिकल पोएट के नाम से विख्यात होते हैं। तो मेटा मतलब होता है क्या, जरा ध्यान से सुने, इन्हें हम मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जानते हैं, मेटाफिजिकल पोएट। तो मेटाफिजिकल पोएट का मतलब होता है सर आध्यात्मिक कवि के रूप में यह फेमस हुए, अध्यात्म के क्षेत्र में चले जाते हैं और आध्यात्मिक कवि के नाम से यह फेमस होते हैं। और हम जिन्हें पढ़ रहे हैं उनका नाम है सर जॉन डॉन। और जॉन डॉन साहब की अगर हम बात करें तो जॉन डॉन साहब इंग्लैंड के रहने वाले थे, इन्हें हम मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जानते हैं, और मेटाफिजिकल पोएट थे और यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। बिना डिग्री का इन्हें निकाल दिया गया उनके रिलीजन की वजह से। जेल जाते हैं अपने भतीजी से, अपनी पेट्रॉन्स वाइफ की, मतलब कि जो भतीजी थी जो उन्हें आश्रय दिया था, उन्हीं के भतीजी से गुप्त रूप से विवाह कर लिए थे, गुप्त रूप से शादी कर लिए थे, इस वजह से इन्हें जाना पड़ा जेल। और जेल से जब आते हैं तो जेल में जाने के बाद इनके जीवन में परिवर्तन आता है। जीवन में परिवर्तन जब आ जाता है तो यह बन जाते हैं मेटाफिजिकल पोएट। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सर हु इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट, तो आपको याद रखना है कि और कोई नहीं, जॉन डॉन साहब ही ऐसे पोएट हैं जिन्हें हम मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं सर। आगे देख लेते हैं सर। अभी जिस पोएम को हम पढ़ने जा रहे हैं सर, पोएम का नाम है द सन राइजिंग, द सन राइजिंग। द सन राइजिंग, इनके बारे में देखते हैं।
तो द सन राइजिंग का मतलब क्या होता है सर? सुबह का समय जब सूर्योदय होता है, जब प्रातःकालीन सूरज जब किसी के आसमान से निकलता है और किसी के छत दिवाली पे अर्थात किसी के घर से टकराता है, तो उस दौरान की क्या स्थिति रहती है और किस तरीके की कल्पना होती है कवि की, मेटाफिजिकल पोइट जॉन डॉन साहब क्या कल्पना कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं। तो जॉन डॉन साहब थोड़ा सा समराइज करना चाहेंगे सर इसको, फिर हम आ जाएंगे अपने मुद्दे पे। तो जॉन डॉन साहब की बात करें तो मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाने जाते हैं और मेटाफिजिकल पोएट के नाम से यह विख्यात होते हैं, फेमस होते हैं। और यह कविता उस दौरान लिखी गई है द सन राइजिंग। सन का मतलब सूर्य, राइजिंग का मतलब होता है उगना, अर्थात सूर्योदय हो रहा है। और सूर्योदय हो रहा है जिस कमरे में लेटे हुए हैं जॉन डॉन साहब, और कमरे में लेटे हुए हैं तो अपनी पत्नी रूपी प्रेमिका अर्थात अपने बिलव्ड के साथ लेटे हुए हैं। बिलव्ड बोले तो प्रेमिका के साथ लेटे हुए हैं अपने कमरे में, और प्रेमिका के साथ अपने कमरे में लेटे हुए हैं। और जैसे ही अपने कमरे में लेटे हुए हैं थोड़ी सी सर देर हो गई, लेटे लेटे देर हो गई। जैसे कि सब लोग क्या करता है, अपनी प्रेमिका से इतना ज्यादा उनको मोहब्बत था, लगाव था, प्यार था कि वो अपने प्रेमिका के साथ समय बिताना चाहते थे। तो उसी दौरान क्या होता है कि जब अपने कमरे में लेटे हुए थे, जब लेट ही रहे थे, अभी अपने पत्नी के साथ गुफ्तगू कर ही रहे थे, तब तक कि अचानक से सूर्योदय हो जाता है। और जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होता है धीरे 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 उसकी लालिमा को किरण जो रेज निकलती है वह धीरे 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 सफेद मतलब कि दीप्त में कन्वर्टेड हो जाती है। जब कन्वर्जन हो जाता है सर तो धीरे धीरे क्या होता है, उनके छत के थ्रू से और विंडोज के थ्रू अर्थात उनके खिड़की के थ्रू से वह जो प्रकाश की किरणें जो उनके बेड पर पहुंच जाती है, बेड पर पहुंच जाती है तो सूर्य को संबोधित करते हैं, बोलते हैं कि तुम बहुत बड़े फूल हो, तुम मूर्ख हो, तुम्हारे पास सेंस नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम्हारे पास इतना अकल नहीं है। क्या तुम इतना नहीं जानते कि एक पति और पत्नी के बीच कुछ प्राइवेसी होता है? तुम्हें इतना नहीं पता कि एक पत्नी और हस्बैंड और वाइफ के बीच कुछ प्राइवेसी होता है? उस प्राइवेसी को तुम पार करके, कर्टेन्स को तुम पार करके, दीवार को पार करके, उस विंडोज को तुम पार करके तुम यहाँ पे चले आए। तुम्हारे पास इतना सेंस नहीं है, तुम फूल हो, तुम मूर्ख हो, अनरूली हो, तुम्हें पता नहीं है नियम कानून किस तरीके से क्या होता है, कैसे होता है। और इस तरीके से बोलते हैं और समझाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम जाओ उन स्कूली बच्चों के पास जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तुम उनके पास जाओ और उन्हें डांटो और उन्हें समझाओ कि स्कूल जाने के लिए देर हो गया, हमें क्यों जगा रहे हो? हम तो अपने प्रेमिका के साथ अच्छे भला नींद में थे और नहीं चाहते हैं कि हम अपनी पत्नी से दूर हो, मतलब कि उनसे अलग हो, और तुम हो कि मुझे जगा रहे हो। जरा कायदे में रहो, औकात में रहो, नहीं तो हम क्या करेंगे, तुम्हारी ऐसे काम करेंगे कि तुम्हारा सूर्य ग्रहण लग जाएगा, इक्लिप्स हो जाएगा तुम्हारा। अब इस बात को जब सूर्य को बोलते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं एक पति और पत्नी के बीच का प्रेम कैसा होता है, यह कैसा प्रेम है, और इस प्रेम को तुम क्या समझो, तुम क्या जानो। यही बात समझाते हैं और बाद में बोलते हैं क्या है कि सूर्य जो है, जिस तरीके से तुम यह अनबिहेवियर तरीके से तुम हमारे सामने पेश आ रहे हो, अनरूली तरीके से पेश आ रहे हो, ये सही नहीं है, ठीक ठाक से रहो, नहीं तो हम तुम्हारा सूर्य ग्रहण लगवा देंगे। इस तरीके से और पत्नी के साथ लेटे हुए हैं। आइए लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं सर। तो बोला गया कि बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, कह रहे कि तुम हे सन, हे सूर्य, तुम बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो, तुम ओल्ड हो, बूढ़े हो, तुम फूल, मूर्ख हो, अनरूली। अनरूली का मतलब होता है तुम्हें नियम कानून नहीं पता, तुम्हें पता ही नहीं होता है कि किस तरीके का नियम होता है, क्या कानून होता है, कहाँ कब जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और बोलते हैं क्या, वाई दोस्त दाऊ दस, तुम्हें पता ही नहीं है कि क्यों, क्योंकि तुम्हें यह पता ही नहीं है कि कब किसके अंदर आना चाहिए, किसके कमरे के अंदर। बोल रहे हैं कि थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टेन्स कॉल ऑन अस, तुम्हें पता नहीं तुम कितने अनरूली हो, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम इतने असभ्य तरीके से हो कि तुम विंडो के थ्रू से और कर्टेन्स पर्दे के थ्रू से कॉल ऑन अस, हमारे ऊपर प्रकाश तुम अपना डाल दिए और हमें जगा रहे हो। बेशरम हो, तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज नहीं। आगे बढ़ते हैं तो लिखा गया कि मस्ट टू दाई मोशन लवर्स सीजन्स रन,
कह रहे कि तुम अपने मोशन से, अपने गति से, क्या तुम प्यार करने वाले व्यक्ति को तुम डराना चाहते हो? प्यार करने वाले व्यक्ति को डराना चाहते हो? क्या क्या प्यार की कोई सीजन होती है? ऐसा तो नहीं है कि प्यार का कोई सीजन होता है, प्यार का कोई समय होता है, जब मन तब प्यार शुरू हो जाता है। और जब हम अपना प्यार कर रहे हैं तो तुम अपने उस कर्टेन्स के थ्रू अर्थात विंडो के थ्रू तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? तुम फूल हो, तुम मूर्ख तो नहीं हो गए? इस बात पर आगे बढ़ते हैं तो बोल रहे हैं कि साउसी, पिडेंटिक, रीच, गोचाइड, कह रहे हैं कि तुम बहुत पाखंडी हो, तुम असभ्य भी हो, तुम्हें पता नहीं कि एक इंसान की सभ्यता क्या होती है, किस तरीके से उसे रहना चाहिए, तुम्हें तो ये भी नहीं पता। कह रहे हैं कि गो चाइल्ड, जाओ और डांटो। बोल रहे हैं कि लेट स्कूल बॉयज एंड सावर प्रेजेंटीज, बोल रहे हैं कि गो एंड चाइल्ड, जाओ और डांटो उन बच्चों को जो स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। तुम्हारा काम होता है कि सुबह सुबह बच्चों को जगाना, हमें क्यों जगा रहे हो? हमें अपने प्यार में बाधा क्यों डाल रहे हो? कबाब की हड्डी क्यों बन रहे हो? इस तरह का प्यार हुआ करता था जॉन डॉन का अपनी पत्नी के साथ। आगे बढ़ते हैं तो लिखा गया क्या, गो टेल कोर्ट्स हंट्समैन दैट द किंग विल राइड, और जाओ राजा को जगाओ, और राजा को जगाओ और बोलो उनके हंट्समैन को, उनके शिकारियों को जो शिकार करने जाते हैं और जाए और जंगल में शिकार करे। हमें न जगाओ, हमें प्यार के बंधन में बंध जाने दो। हमें प्यार करना है, हमें जागना नहीं है। हम अपने पत्नी के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि जॉन डॉन का प्यार अपनी पत्नी के प्रति किस तरीके से था। यहाँ से यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया और एक बार फिर से देख लेते हैं। सर, बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, हे मूर्ख सन, तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो, तुम्हें सेंस भी नहीं पता, तुम्हें प्यार की कीमत क्या होती है, प्यार क्या होता है ये भी तुम नहीं जानते। और बोलते क्या है सर, why dost thou thus through the windows and through the curtains call on us, तुम खिड़कियों के थ्रू, तुम पर्दों के थ्रू हमें क्यों जगा रहे हो? और बोलते हैं मस्ट टू दाई मोशंस लवर्स सीजन्स रन, तुम्हें पता नहीं कि प्यार की क्या सीजन होती है? प्यार का यह जो सीजन है, एक दूसरे के साथ हम लोग जो आलिंगन हुए, एक दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं, वह प्यार की ताकत है, हमें जगाओ नहीं। बोल रहे कि सॉसी प्रिडेंटिक रिच, बहुत बड़े तुम धोखेबाज हो, तुम निर्दयी हो, तुम निर्लज हो। और फिर से बोलते हैं कि जाओ गो चाइड करो उन बच्चों को जो जिन्हें स्कूल जाना है, जिन्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मुझे क्यों जगा रहे हो? आगे बोलते हैं गो टेल कोर्ट्स हंटर्स दैट द किंग विल राइड, जाओ उन्हें भी बता दो जिन्हें शिकार पे जाना है, उन्हें बता दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और बोलते हैं क्या सर, आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं क्या, कॉल कंट्रीज एंड टू हार्वेस्ट ऑफिसेज, जाओ उन चीटियों को जगा दो, चीटियों को बता दो कि हार्वेस्ट फसल कटाई का समय आ गया है। जैसे कि आप देखते होंगे गांव घर में जब भी कोई फसल वगैरह हम काटते हैं तो वहां पे चींटी वगैरह आ जाती हैं। तो बोलते हैं कि जाओ उन चींटियों को जगा दो क्योंकि हार्वेस्ट फसल की कटाई का समय आ गया है। लव ऑल अलाइक, नो सीजन्स, नो मोर क्लाइम, बोल रहे हैं कि हम प्यार करना चाहते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहते हैं, ऑल अलाइक, और एक दूसरे के जैसा बनना चाहते हैं। और प्यार की कोई सीजन नहीं होती, प्यार का कोई मौसम नहीं होता। नोज, यह तुम जानो, नॉर क्लाइम, क्योंकि तुम तो जानते ही नहीं इन सब चीजों को, तुम क्या जानो प्यार क्या चीज होती है। आगे बढ़ते हैं तो बोल रहे कि नॉर आवर्स डेज मंथ्स विच आर द रेज ऑफ द टाइम, प्यार का कोई समय नहीं होता, प्यार की कोई सीजन नहीं होती। नो सीजन नॉर आवर्स, ना ही कोई घंटा होता है, ना ही कोई दिन होता है, ना ही कोई महीना होता है। विच आर द रेज ऑफ द टाइम, जो समय के पाबंद को हटा सके। प्यार का कोई टाइम नहीं होता, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं और एक दूसरे से सदा प्यार करते रहते हैं। और जॉन डॉन साहब बोलते हैं क्या कि इश्क और लहू दोनों का रंग फीका हो नहीं सकता, मैं तेरा हो गया हूं और किसी का हो नहीं सकता। इस तरीके का प्यार था, अपनी पत्नी के बीच इस तरीके का प्यार था। बोलते हैं कि इश्क और लहू दोनों का रंग फीका हो नहीं सकता, मैं तेरा हो गया हूं और किसी का हो नहीं सकता। इसीलिए तो सूर्य को मना कर रहे हैं कि रुक जाओ, ठहरो, अभी हम एक दूसरे के साथ गुटुरगु कर रहे हैं, अभी हम एक दूसरे के साथ मिले आलिंगन में हैं, एक दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं, तुम आकर हमें डिस्टर्ब न करो।
आगे बढ़ते हैं तो बोल रहे कि दाई बीम्स सो रिवर्ड एंड स्ट्रॉन्ग, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी बीम, बीम का मतलब क्या होता है सर? जैसे कि सूर्य की किरणें आती है तो उधर से एक किरण पुंज निकलता है, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीम जो है, तुम्हारी जो किरण है जिससे तुम हमें डरा रहे हो, इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा मजबूत है कि तुम हमें डरा सको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वाई शुडस्ट दाउ थिंक, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारी बीम, तुम्हारी जो बीम है बहुत ज्यादा मजबूत है? बोल रहे कि आई कुड इक्लिप एंड कुड देम विथ अ विंक, जरा ठहरो, कायदे में रहो, ऐसा अगर तुम करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे ऊपर ग्रहण लगा दूं। इक्लिप का मतलब होता है ग्रहण लगा देना, मैं तुम पर ग्रहण लगा दूंगा। बट दैट आई वुड नॉट लॉस हर साइट सो लॉन्ग, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी सुंदरता को खो दो, तुम अपने साइट को खो दो। प्रकृति का कोई भी चीज होता है मेरे भाई, तो कोई भी चीज सर प्राकृतिक दायरे में होती है। अगर कोई भी चीज प्रकृति का है तो हम उसको न चाहते हुए भी उसको हटा नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते। तो आपके पोएट साहब समझा रहे हैं कि लेकिन ये पोएट का, ये प्रकृति का चीज है, मैं इसको खत्म करना नहीं चाहता। इफ हर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, करे कि तुमको विश्वास नहीं है कि हम ऐसी लड़की से, ऐसी प्रियतमा से क्यों इतना ज्यादा आलिंगन हुए हैं, क्यों इतना ज्यादा लिपटे हुए हैं, नहीं विश्वास है तो इफ हर आइज, यदि तुम उसके आंखों में देखोगे, अपनी प्रेमिका के आंखों में देखोगे, मेरी पत्नी के आंखों में देखोगे, तो तुम्हें पता चलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी ब्लाइंडेड हो जाओ, तुम भी अंधे हो जाओ प्यार में। लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, यदि देखना चाहते हो तो देखो और कल मुझे बता देना। यदि तुम्हें देखने की चाहत उमड़ रही है तो देखो, कल मुझे बता देना। आगे बोल रहे कि वेदर बोथ इंडियाज टू स्पाइस एंड द माइंड, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि प्यार की ताकत क्या होती है, मेरे अंदर जो ताकत है वह प्यार की ताकत क्या है। आगे बढ़ते हैं सर, तो नेक्स्ट कहता है, बस खत्म होने वाला है, नेक्स्ट कहता है क्या कि बी वेयर दाउ लिफ्ट्स देम और लाई हियर विथ मी, तो यदि आप नहीं चाहते कि उससे नजरें मिलाए, तो नजरें मिलाने नहीं चाहते हैं तो छोड़ दीजिए ना, मुझे लेटे रहने दीजिए। लाई का मतलब होता है लेटे रहने दीजिए, मैं प्यार करता हूं। आस्क फॉर दोज किंग्स whom thou sought yesterday, करे कि जाओ उन राजाओं से पूछो जो कल शिकार पे गए थे या नहीं गए थे, उन्हें फिर से जगाओ और शिकार के लिए भेजो। एंड thou shalt hear all here in one bed lay, और हम दोनों को यहीं पे, हियर का मतलब यहीं पे, इसी बेड पर, इन वन, एक ही बेड पर लेटे रहने दो। हम एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, लेटे रहने दो। आगे बढ़ते हैं तो बोल रहे हैं कि सीज ऑल स्टेट एंड ऑल प्रिंसेस आई नथिंग इल्स इज, बोल रहे हैं कि पूरे के पूरे स्टेट्स में ऑल प्रिंसेस, चाहे कितनी भी राजकुमारियां क्यों ना हो, प्रिंसेस डू बट प्ले अस, प्रिंसेस अपने प्रिंस के साथ खेल रही होंगी, कंपेयर टू दिस, और मैं उनसे तुलना नहीं करना चाहता। ऑल ऑनर एंड मिमिक ऑल वेल्थ एल्चिमी, अब इस तरीके से जो भी राजा होते हैं वह एक दूसरे से प्यार करने का दिखावा करते हैं, लेकिन हम लोग का प्यार दिखावा नहीं है, हम लोग का प्यार जो है अमर प्रेम है। और इस तरीके से सर, दाउ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, तुम तो हम जितने ज्यादा खुश हैं एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे से आलिंगन करके हम जितना ज्यादा खुश हैं, उतना तो तुम मेरे आधा भी खुश नहीं हो, आधा भी खुश नहीं हो। इसका मतलब यह हुआ कि जॉन डॉन साहब अपनी पत्नी के साथ इतने ज्यादा खुश हैं, और जॉन डॉन सूर्य को बता रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा खुश नहीं हो, तुम मेरे आधा भी तुम खुश नहीं हो जितना ज्यादा मैं खुश हूं। आगे बढ़ते हैं तो बोला गया कि इन दैट दी वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस, बोल रहे हैं क्या कि तो इस वजह से पूरे की पूरी दुनिया को तुम प्रकाश देते हो, अपने कॉन्ट्रैक्ट में लेते हो। दाइन एज आस्क इज सीज एंड सिंस दाई ड्यूटीज बी, तो यह तुम्हारा तो कर्तव्य है, तुम अपना कर्तव्य कर रहे हो, अच्छा है। और हम भी चूंकि प्रेमी हैं तो हम सभी को भी तो अपना प्रेम करने दो। ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अपना कर्तव्य कर रहे हो, अपनी प्रकाश पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैला रहे हो, तो हम प्रेमी हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, युगल प्रेमी है, तो हमें भी तो प्यार करने का हक है, हम भी तो प्यार करेंगे ना।
इस तरीके से आगे बढ़ते हैं सर, तो लिखा गया टू वार्म द वर्ल्ड दैट्स डन इन द वार्मिंग अस। कह रहे हैं क्या तुम्हारा काम है दुनिया को वार्म करना, वार्म का मतलब गर्माहट पहुंचाना, तो बोल रहे हैं कि जब तुम्हारा काम ही है दुनिया को गर्माहट पहुंचाना, आगे बढ़ते हैं तो वर्ल्ड दैट डन इन द वार्मिंग अस, और हम भी तो एक दूसरे को गर्म कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लिपट के चिपक के एक दूसरे के साथ अपनी गर्माहट को दे रहे हैं, तो क्यों तुम ज्यादा परेशान हो? गर्मी हमें नहीं दो, हम एक दूसरे के साथ लिपट कर, हम एक दूसरे के साथ लिपट कर एक दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं, और यही हमारी गर्माहट है। तुम्हारी गर्माहट से हम एक दूसरे को गर्म नहीं कर सकते। देख रहे हैं सर किस लेवल का प्रेम था, अमर प्रेम था जॉन डॉन साहब का। उस तरीके का प्रेम आजकल कहाँ देखने को मिलता। आगे बढ़ते हैं तो बोला गया कि साइन हियर टू अस, बोल रहे हैं कि यहीं पे रहना है तो यहीं पे चमको, यहीं पे तुम अपना प्रकाश दो। एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, और तुम जाओ सब जगह चमको। दिस बेड दाई सेंटर, और इस बेड को जहां पे तुम हो उसको तुम सेंटर बना लो, सेंटर बना लो, उसको अपना केंद्र बना लो। उसके बाद बोलते हैं कि दीज वॉल्स दाई स्पेयर, और यह जो वॉल है जहां पे हम लोग का बेड लगा हुआ है, इसके आसपास चारों तरफ जो वॉल है, जो दीवाल है, उस दीवाल के तरफ तुम अपना स्पेयर बना लो, एक क्या बोलते हैं सर उसको, एक आवरण बना लो, एक शेप बना लो, और उसी में तुम चमकते रहो। इस तरीके का प्यार था सर। तो आपने देखा कि जॉन डॉन साहब कैसे अपनी प्यार को किस तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस कर रहे थे। आइए पढ़ लेते हैं। बोला गया कि द राइजिंग सन इज अ पोएम रिटन बाय इंग्लिश पोएट जॉन डॉन। सारा चीज सर ने जो बताया, जो मैंने बताया, जो चीजें मैंने डिस्कस किया हिंदी में सर, सब कुछ लिखा। बोला गया था इंग्लैंड का, इस वजह से इंग्लिश पोएट है सर। जॉन डॉन रोट अ वाइड रेंज ऑफ सोशल सटायर, सरमन्स, होली सोनेट्स, इलीजीज एंड लव पोएम्स। लव पोएम को लिखा। आगे बोला थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम एंड ही perhaps best known for the similarities between his erotic poetry and his religious poetry. Much of work is including The Sun Rising was published after his death in 1633. Collection of song and sonnets in The Rising Sun. Speakers ordered the sun to warm. बोल रहे हैं क्या? बोल रहे हैं कि सर इस पोएम में, जिस पोएम को हम पढ़ रहे हैं, उस पोएम में स्पीकर्स ऑर्डर टू सन, ऑर्डर दे रहा है सन को कि वार्म हिज बेड, अपने जिस बेड पे हम हैं, कि सो डैट ही एंड हिज लवर्स कैन स्टे देयर ऑल डे। कह रहे कि जहाँ पे हम हैं, जिस बेड पे हम लेटे हुए हैं, थोड़ा सा और गर्माहट दे दो, हम एक दूसरे के साथ लिपटे हुए हैं, थोड़ा सा और गर्माहट मिल जाएगा तो और थोड़ा सा हम ज़्यादा गर्मी महसूस करेंगे। ऑर्डर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो बोला गया कि एंड लवर्स कैन स्टे देयर ऑल डे इंस्टीड ऑफ गेटिंग अप टू द वर्क। गो टू द वर्क मतलब कि वह जागे नहीं, एक दूसरे के साथ मतलब गुटुरगु करे, एक दूसरे के साथ हिसाब किताब अपना करे, काम पे नहीं जाए। बोल रहे हैं कि अप टू गो टू द वर्क, उनको काम पे जाने के लिए मत जगाओ, उनको देना है तो गर्माहट दो, और गर्माहट में वो लोग अपना रासलीला शुरू करेंगे। द पोएम्स playful use of language and extended metaphor exemplifies Don's style across his works, erotic and religious alike। और इस पोएम में सर आपने देखा कि किस तरीके से, अब इसी चीज को हमने जो सारा बिजी बडी सारा का सारा चीज हमने डिस्कस कर दिया है सर, और यह पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो इससे कोई हमको मतलब नहीं है सर। द राइजिंग सन थीम ऑफ द पोएम अथॉरिटी ऑफ द लव, प्यार के बारे में बताया गया है सर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा तो जितना पढ़ा दिया गया उतना अगर आप कवर अप कर पाते हैं तो यह सफिशियंट है सर, यह पूरा का पूरा सफिशियंट है। देख रहे हैं सर। आगे बढ़ते हैं सर। तो अब हमारे सामने निकल कर आता है दूसरा पोएम। दूसरा पोएम का नाम है सर, आइए सर नेक्स्ट पोएम हम लोग देख लेते हैं। देखिए सर, आप अगर अपना सिलेबस में देखेंगे तो जहां से पोएट्री की शुरुआत होती है तो उसमें सबसे पहला ही पोएट्री जहां होगा सर, तो वहां पे लिखल होगा सोनेट नंबर 127, 127 सोनेट नंबर वहां पे लिखा होगा, फर्स्ट या सेकंड में लिखा होगा सर, सोनेट नंबर ऐसे लिखा होगा।
127। सिलेबस एक बार देख लेंगे सर, जो हमने पोएम पढ़ाया वो भी आपके सिलेबस में है, अभी जिस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी हमारे सिलेबस में है। तो यह लिखा गया सर, द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, ड्रामाटिस्ट एंड नोवेलिस्ट हु इज नन अदर देन विलियम शेक्सपियर। कोई और नहीं है, विलियम शेक्सपियर एक व्यक्ति, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेजिग्नेशन, बहुत डेजिग्नेशन था उनका, बहुत ज्यादा डेजिग्नेशन था। इतने व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति, इतने ज्यादा व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति, इतने ज्यादा व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं सर कि एक व्यक्ति है और उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या है सर, डिफरेंट डिफरेंट उनकी उपलब्धियां हैं, डेजिग्नेशन है। अभी हम लोग जिस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं सर, जिसका नाम है आइए सर, जिसको हम देख रहे हैं सर सोनेट नंबर 127। तो सोनेट के पहले अगर हम बात करना चाहें कि सर सोनेट आखिर होता क्या है, तो इसके बारे में भी आपको जानना है कि सोनेट क्या होता है। सोनेट वाली बात अगर है सर, जान जाएं आप कि सोनेट क्या होता है। सोनेट नंबर 127, आइए जानते हैं सर सोनेट क्या है। सोनेट की अगर हम बात करें, सोनेट की बात कर रहे हैं सर, तो सोनेट के बारे में लिखना चाहेंगे सर, अ पोएम which consist only (14 lines) is known as सोनेट। प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि जो पोएम में केवल और केवल 14 ही लाइन हो, 14 लाइन्स हो, तो उस पोएम को बेसिकली हम सोनेट के नाम से जानते हैं। अभी हम जिसको पढ़ रहे हैं वो भी एक सोनेट ही है, और यह एक सोनेट सर लिखा गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अब बात अगर कर ले सोनेट के बारे में, सोनेट के बारे में बात करें तो कुल मिलाजुला के जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिनका नाम है सर विलियम शेक्सपियर, कुल मिलाजुला के सर टोटल इन्होंने सोनेट जो लिखा था सर, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टोटल सोनेट लिखे थे 154, 154 सोनेट लिखे थे। और यदि आप इस सोनेट को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें, तो अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो सर ने बताया कि वैसा पोएम जिसमें केवल और केवल 14 ही लाइन हो उसको सोनेट बोलते हैं। जरा बखूबी तरीके से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखें सर, केवल और केवल 14 लाइन, 14 लाइन है सर इसमें। और सोनेट को जब भी हम लिखते हैं सर, तो सोनेट का कुछ थीम होता है सर, हमें जानना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाजुला के जो पोएम है सर, यह जो सोनेट है, इस सोनेट को लिखने का काम किया था विलियम शेक्सपियर ने। और विलियम शेक्सपियर साहब जो हैं, विलियम शेक्सपियर साहब जी ने, अगर मैं बात कर लूं तो विलियम शेक्सपियर साहब 154 नंबर सोनेट इन्होंने लिखा है, 154 सोनेट्स लिखा है, जिसमें हम सोनेट की बात कर रहे हैं सर। कितना नंबर सोनेट? 127 नंबर सोनेट की मैं बात कर रहा हूं। और 127 नंबर सोनेट जो है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। सोनेट की अगर बात करूं तो 14 ही लाइन इसमें होता है, और यह जो सोनेट होता है यह कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में होता है, 4 4 4 और 2।
तो इस तरीके से मतलब कि एक स्टेंजा में 4 लाइन, सेकेंड स्टेंजा में 4 लाइन्स, थर्ड स्टेंजा में 4 लाइन्स और सबसे लास्ट स्टेंजा में 2 लाइन्स। इस तरीके से इसको सर डेकोरेट किया जाता है। और यहां से लेकर यहां तक जिसमें 4-4 लाइन होती हैं, बेसिकली उसको हम क्वाट्रीन के नाम से जानते हैं। और 2 पोएम जो बच जाता है बेसिकली वह लास्ट स्टेंजा होता है। और इसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं सर, ये जो पोएम है, जो पोएम हम सोनेट नंबर 124, 127 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यह किसके लिए लिखा गया। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, यह जो सोनेट है वह लिखा गया है सर ब्लैक लेडी के लिए। ब्लैक लेडी के लिए। ब्लैक का मतलब होता है सर, यहाँ पे एक और नाम अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो याद रखिएगा, डार्क लेडी। या तो आप डार्क लेडी कहिए या नहीं तो ब्लैक लेडी कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। इस पोएम में सर हमने सिर्फ यह जानना है कि खूबसूरती जो होती है वह किस तरीके की होती है। वहां पे खूबसूरती के वजह से हमने मोहब्बत को देखा था, यहाँ पे सर खूबसूरती को किस तरीके से रिलेट किया गया है सर, उसको भी हम लोगों को जानना है। खूबसूरती क्या होती है सर? खूबसूरती कैसी होती है? चलिए सर देखते हैं खूबसूरती क्या है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। 14 ही लाइन इसमें देखने को मिलेगा सर। और एक बार फिर से बता देते हैं सर, इस पोएम में, पोएम जो डेडिकेटेड है डार्क लेडी के लिए है सर। डार्क लेडी का मतलब, यह जो डार्क है, यह जो डार्क अपीयरेंस वर्ड के लिए यूज किया गया है। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है सर? आपकी बाहरी सुंदरता। इंसान की 2 तरीके की खूबसूरती होती है, एक होता है सर बाहरी सुंदरता और दूसरा होता है इनर ब्यूटी। बाहरी सुंदरता का मतलब जिसमें हम लीपा पोती कर लेते हैं, लीपा पोती का मतलब कि मेकअप कर लेते हैं, और मेकअप करने के बाद जो हमारे सामने खूबसूरती निकल कर आती है, जो हमारे सामने खूबसूरती दिखने को मिलती है, मेकअप वाला रेड कलर का लिपस्टिक, आँख में काजल और पता ना आईलाइनर, मस्करा और पता नहीं ऐसे ऐसे लिप पोत का ये सब गाल, करिया गाल के लाल लोग कर लेता है, उसी को बोलते हैं सर एक्सटर्नल ब्यूटी। यहां पे जिस खूबसूरती की बात कर रहे हैं पोएट, जिनका नाम विलियम शेक्सपियर है, सोनेट के माध्यम से हम सभी को समझा रहे हैं, यह इनर ब्यूटी की बात हो रही है। और ऐसी खूबसूरती जिस खूबसूरती को लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आप अगर आप टीचर्स की एग्जाम देना है सर, आप शिक्षक बनेंगे, शिक्षक बनने के बाद आप सभी की शादी होगी, शादी हो जाएगा सर, तो बुरा ना मानेंगे अगर कोई लड़की होंगी सर तो इसमें, इस ऐप में, तो सर आपसे यही कहेंगे कि सर शादी जैसे ही आपका होगा तो शादी देखने के लिए लड़की वाले या फिर लड़के वाले, जो होगा लड़का वाला होगा तो लड़की वाले के वहाँ जो कुछ भी होता है ठीक अपोजिट बनता है। तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे सर तो आपने सिर्फ और सिर्फ वही खूबसूरती देखना है जो चेहरे की खूबसूरती होती है, सूरत की खूबसूरती देखना है। आपने सर सीरत नहीं देखना है।
इंसान का सीरत, अंदर वाला खूबसूरती नहीं देखना है। लेकिन हमारे विलियम शेक्सपियर साहब यहाँ पे सर डार्क ब्यूटी है, डार्क लेडी के बारे में, तो वह जिस लड़की से मोहब्बत करते हैं, जिनका नाम बताया गया है सर सिर्फ और सिर्फ डार्क लेडी, उनके खूबसूरती पे वह मोहित हैं। और किस तरीके की खूबसूरती सर? तो अंदर की खूबसूरती, अंदर की खूबसूरती, बाहर की खूबसूरती नहीं, मेकअप वाला खूबसूरती नहीं। और जिस खूबसूरती को लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उस खूबसूरती को लोग मानने के लिए तैयार होते ही नहीं हैं। हम और आप, अगर कोई लड़की जिससे आपको मोहब्बत हो जाए, या फिर कोई लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करे, कोई लड़की किसी लड़के से मोहब्बत करे, तो उस तरह की जो खूबसूरती होती है सर, वह सिर्फ और सिर्फ बाहर वाला रूप देख के होता है। बाहर का रूप देखे मस्त लग रहा है, एकदम टिप टॉप है, अंदर से खत्म और ऊपर से पूरा फिट फॉट, तो उसको हम खूबसूरती बोल लेते हैं सर। लेकिन यहाँ विलियम शेक्सपियर साहब उस खूबसूरती की बात ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इनर ब्यूटी, अंदर वाली खूबसूरती की बात हो रही है कि अंदर की खूबसूरती कैसे होती है, अंदर का मोहब्बत कैसे होता है, अंदर से लोग कैसे प्यार करते हैं, उस खूबसूरती की बात हो रही है साथियों। चलिए आ जाते हैं, और हम लोग खूबसूरती की बात ही कर रहे थे, तो खूबसूरती के बीच में हमारे पास कुछ वर्ड आ जाता है सर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पोएम में दिखाया गया है, लिखा गया कि इन द ओल्ड एज ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर। ओल्ड एज का मतलब सर पुराने जमाने में, वॉज नॉट काउंटेड, पुराने जमाने का कहने का सेंस यह है सर, जो पहले के लोग हुआ करते थे। पहले के लोग का मतलब कि अभी हम लोग का जो एज है, हमसे पहले का। अब बात करें विलियम शेक्सपियर का सर, तो विलियम शेक्सपियर साहब जो हैं, इनके भी पुराने, अर्थात इनका जन्म हुआ था 1600 के आसपास, तो सर हम बात कर लेते हैं तो इनसे भी पहले वाली बात की है। अभी हम जी रहे हैं सर 2024 में है, 2024 की हम बात कर रहे हैं सर, तो इससे पहले की बात है सर। और बोलते हैं पोएट क्या, इस पोएम में सर पोएट हमको बता रहे हैं सर, मतलब कि ब्यूटी, खूबसूरती की सच्चाई बताया जा रहा है कि खूबसूरती, सच्चा वाला खूबसूरती क्या होता है, सीरत वाली खूबसूरती, अंदर की खूबसूरती। चलिए बिना किसी देर के 14 ही लाइन इसमें गिवन होगा और इन्हीं 14 लाइन को डिस्कस करना है। तो हम आ जाते हैं सर, डायरेक्ट मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बोला गया कि इन द ओल्ड एज ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर। बोल रहे हैं कि पहले के जमाने में ब्लैक लोग, जो ब्लैक कलर के लोग होते थे, अर्थात काले रंग के लोग होते थे, काले रंग का मतलब कि जो ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते हैं, मेरे जैसे बहुत ज़्यादा हैंडसम भी नहीं है, तो बोल रहा है कि ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर, मतलब कि जो ब्लैक कलर के लोग हुआ करते थे, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं हुआ करते थे, उन्हें नॉट काउंटेड फेयर, उन्हें हम फेयर तरीके से काउंट नहीं कर सकते, उन्हें हम बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं बता सकते। तो इस तरीके का रियलिटी ऑफ ब्यूटी, मतलब कि इतना ज़्यादा खूबसूरती की बात आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है सर, कि खूबसूरती वाकई में होती क्या है, क्या मेकअप वाला खूबसूरती कि अंदर वाली खूबसूरती,
क्या हम सूरत की बात कर लेते हैं कि सीरत की बात करते हैं? तो विलियम शेक्सपियर तो यहाँ पे सीरत की बात कर रहे हैं, अंदर वाली। ऐसा नहीं कि मेकअप हम लिप पोत लिए और चेहरा चमका लिए वही खूबसूरती है। तो आगे बढ़ते हैं तो बोल रहे हैं कि इन द ओल्ड एज ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर। पुराने जमाने में अर्थात पहले के जो लोग हुआ करते थे, जिनका रंग काला हुआ करता था, उन्हें हम फेयर तरीके से काउंट नहीं कर सकते, उनकी खूबसूरती को हम ज्यादा काउंट नहीं कर सकते। और इफ यदि हम करें भी तो इट बोर नॉट ब्यूटीज नेम, यदि हम उन्हें काउंट करें भी तो उन्हें हम खूबसूरती का नाम नहीं दे सकते। इसका मतलब यह हुआ कि सर हम उन्हें ये भी नहीं बता सकते कि आप बहुत ज्यादा हैंडसम है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है सर। आगे बढ़ते हैं तो बोला गया कि बट नाउ इज ब्लैक ब्यूटीज सक्सेसिव हेयर। बोल रहे कि लेकिन आजकल के जमाने में वैसे लोग भी हैं जिनके पास ब्लैक ब्यूटी है, मतलब कि जिनका रंग गोरा नहीं है, बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं है, बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन सक्सेसिव हेयर, वह लोग भी सफलता के ऊंचाइयों को छू रहे हैं, वे लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, चाहे गोरा हो या फिर काला हो। जो व्यक्ति जिसके अंदर सीरत होगा वह आगे बढ़ेगा। मेकअप करने वाले जरूरी नहीं है कि लोग आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर। तो एंड द ब्यूटी स्लेंडर्ड विथ द बास्टर्ड सेम। बोल रहे हैं क्या कि जिनके पास खूबसूरती होती है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत होते हैं, चेहरा चमकते रहता है, चेहरा चमकाने वाला, फिर से मैं बता देता हूं, रियल ब्यूटी की बात नहीं, मेकअप वाली ब्यूटी की बात हो रही है। वे मेरे नजर में सर शर्मिंदगी वाला खूबसूरती होता है जो चेहरा चमकाकर खूबसूरती दिखाते हैं। फॉर सिंस ईच हैंड हैथ पुट ऑन द नेचर्स पावर। और दोनों के पास, चाहे जो व्यक्ति कम खूबसूरत हो, चाहे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, दोनों के पास नेचर्स की शक्ति है। हमको भी उतना ही लाइट लगेगा जितना कि सर काले वाले लोगों को लगेगा। मतलब कहने का मतलब यह है, पोएट कह रहे हैं कि जब भगवान बनाया, हम सभी को ईश्वर अल्लाह भगवान ने बनाया है, तो जब किसी प्रकार का भेदभाव किया ही नहीं, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? ईश्वर ने हमें सेम तरह का रिसोर्सेज दिया। जिस पानी को आप पीते हैं उसी पानी को मैं भी पीता हूं। इसका मतलब कि गोरे लोग भी वही पानी पीते हैं, काले लोग भी वही पानी पीते हैं। तो हम इंसानों ने उस खूबसूरती को दूसरे तरीके से तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दिया। ऐसी खूबसूरती को लानत है। विलियम शेक्सपियर बोलते हैं कि मैं ऐसी खूबसूरती को नहीं मानता, क्योंकि नेचर ने जब हम दोनों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। बोल रहा है क्या कि फॉर सिंस ईच हैड हैथ पुट ऑन द नेचर्स पावर, दोनों के पास सेम शक्तियां हैं। फेयरिंग द फाउल विथ आर्ट्स फॉल्स बोरोड फेस। बोल रहे हैं कि वैसे व्यक्ति तो फॉल्स फेस लगा कर घूमते हैं, जो बोरोड सर्कल बताए थे, उधार लेना, मतलब कि उधार लेकर फेस होने का मतलब कि सर जो आपका चेहरा है उस पर एक दूसरा चेहरा आपने चढ़ा लिया, अर्थात आपने मेकअप कर लिया, आपकी खूबसूरती में चार चांद लग गई, सिर्फ और सिर्फ टेम्पररली, नॉट परमानेंटली। यू गॉट माई पॉइंट? परमानेंटली नहीं होता है खूबसूरती। खूबसूरती तो वह है जो आपके अंदर सीरत से निकल कर आए, आपके अंदर से निकल कर आए। दो चार शब्द बोले तो सामने वाला व्यक्ति बोले वाह क्या अच्छा व्यक्तित्व है। इस खूबसूरती की बात हो रही है। आगे बढ़ लेते हैं सर। तो स्वीट ब्यूटी हैथ नो नेम नो होली बोवर। खरे कि जिसके पास अंदर की खूबसूरती है, अंदर वाला खूबसूरती है, उससे कोई नेम फेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बोला बट इज द प्रोफेंड इफ नॉट लिव्स इन डिग्रेस। बोल रहे हैं वैसे लोग डिग्रेस में भी नहीं रहते, अच्छे तरीके से रहते हैं। देयरफॉर माई मिस्ट्रेस, इसलिए मैं अपनी प्रेमिका को, मिस्ट्रेस का मतलब अपनी प्रेमिका को बताना चाहूंगा, आईज आर रेवन ब्लैक। मेरी जो प्रेमिका है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, विलियम शेक्सपियर साहब कहते हैं जो मेरी प्रेमिका है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, उस प्रेमिका की जो आंखें हैं काली रंग की आंखें हैं। आप काले आंखों से नफरत नहीं करते, लेकिन काले रूप से आप नफरत करते हैं। किसी इंसान का काला रंग हो तो आपको उससे नफरत है, लेकिन यदि किसी इंसान का काला आंख नहीं हो, सफेद आंख हो, तो आप उसे चुड़ैल बोलेंगे। देख रहे हैं कितना खूबसूरती का, कितना अच्छे तरीके से हम सभी के सामने पेश किया जा रहा है। तो अब बोल रहे हैं कि यदि किसी इंसान का रंग काला हो, आप उसे बोलेंगे बदसूरत है, लेकिन आंख काला है तो आप उसे खूबसूरत बोलेंगे। तो बोल रहे हैं कि काले रंग का भेद आखिर हमारे अंदर ऐसा क्यों इस तरीके से हो रहा है। आगे बढ़ लेते हैं सर। हर आईज सो सूटेड, और उसकी जो काली आंखें हैं उसके चेहरे को बहुत ज्यादा सूट करती है, बहुत ज्यादा सूट करता है। इसका मतलब यह हुआ सर
कि यहाँ काले रंग की बात नहीं है सर, जो चीज इस पर सूट करता है, जैसे कि लोगों की काली आंखें उसके चेहरे पे सूट करती है, एंड दे मॉन्स सीम, और ऐसा प्रतीत होता है जब दुख आता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो आपकी आंखें हैं, चाहे गोरी आंखें हो या काली आंखें हो, चाहे गोरे चेहरे पे काला आंख हो या काला चश्मा हो, वह भी बिलाप करता है, वह भी रोता है। जो भी इंसान बहुत ज़्यादा खुश है वो भी रो रहा है, जो बहुत ज़्यादा दुख में है वो भी रो रहा है। तो आंख का तो अपना काम कर ही रहा है, तो हमको उससे ब्लैक और वाइट से क्या मतलब रखना है। बस 2 लाइन और, एट सच हु नॉट बॉर्न फेयर नो ब्यूटी लेग, कह रहे हैं कि जिनका जन्म हो गया है, जो ब्यूटी नहीं है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, लेकिन उनके पास अंदर वाली खूबसूरती है, तो मैं उसको नहीं मानता कि वह उसके पास खूबसूरती की कमी है, वह भी इंसान बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। नेक्स्ट वी हैव सिलेंडरिंग क्रिएशन विथ अ फॉल्स स्टीम, और वैसे व्यक्ति उस खूबसूरती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस खूबसूरती की बुराई करते हैं। आगे बोला, एट सो दे मॉर्न बिकमिंग ऑफ द हेयर वो, एंड दैट एवरी टंग सेज ब्यूटी शुड लुक सो, और इस तरीके से यदि हम सब मिलकर उस खूबसूरती को एक्सेप्ट कर ले, जिस खूबसूरती को भगवान ने बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया, और उस खूबसूरती को हम अगर एक्सेप्ट करें, तो वह हमारी जुबान से जो शब्द भी निकलेगा वह ब्यूटी के लिए, वह खूबसूरती के लिए, शुड लुक सो, और वह इंसान भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, जिसको हम, और फिर हमारा समाज उसको इग्नोर करते आता है। तो आपने देखा सर, सबसे पहले पोएम में हमने देखा कि किस तरीके से आपके जॉन डॉन साहब अपनी पत्नी के से प्यार को, सन के प्रोहिबिशन को रोकते हैं, अर्थात बोलते हैं कि सूर्य आप दूर रहो, हम सभी को प्यार करने दो, हम सभी को मोहब्बत करने दो। और सेकंड लाइन में यह बताया गया कि इंसान की असल खूबसूरती क्या होती है, रियल ब्यूटी क्या होती है। रियल ब्यूटी क्या चेहरे पे होती है, कि रियल ब्यूटी इनर सोल में, अर्थात आपके अंदर होती है। तो मेरे हिसाब से और विलियम शेक्सपियर जी के हिसाब से भी अंदर इंसान की खूबसूरती होती है, न कि बाहर होती है। इसका जैसा कि समरी आपने देखा, पूरा का पूरा लाइन एक्सप्लेन कर लिया गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं एक और 2-4 अच्छे पोएम्स को लेकर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।